जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स के इस प्रैक्टिस सेट में जो कि है ब्राह्मण प्रैक्टिस सेट। तो इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। एक बार आपको बता दें कि ये उसी एग्जाम के लिए बना है जिसमें गणित पूछा जाता है। तो अगर आपकी परीक्षा में गणित पूछा जाता है तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए है, आप इसको पूरा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों का लगाते हैं। पहला प्रश्न क्या है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर तथा अवधि के वर्ष समान हो तो ब्याज की दर क्या होगी ये बताना है। कह रहा है किसी राशि का, हेलो, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। क्या है? साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। तो साधारण ब्याज का मतलब क्या? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये क्या है? मूलधन यानी कि पी का 4/9 है। पी का 4/9 है यानी मूलधन किसके बराबर है? साधारण ब्याज किसके बराबर है? मूलधन के 4/9 के बराबर है। ठीक है, पहली लाइन साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, समझ में आ गया होगा। आगे क्या कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर मतलब क्या? इंटरेस्ट ऑफ रेट। तो जो हमारा रेट है और अवधि के वर्ष समान हो, अवधि के वर्ष यानी समय समान हो, यानी कि ये कह रहा है जो आर है वो किसके बराबर है? टी के, जो समय है उसके बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दर, ब्याज की दर। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, पी बराबर क्या? एक सेकंड, पी नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पी आर टी। पी आर टी बटे क्या? 100। पी आर टी बटा 100 आपने पढ़ा होगा। एस आई कितना है यहाँ से देखेंगे। अच्छा, एक चीज और, अगर यहाँ से मैं आपको बताना चाहें तो एस आई बटे पी क्या हो जाएगा? देखो, एस आई बटा पी, एस आई बटा पी। देखो पी गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, तो एस आई बटा पी बराबर किसके? 4/9 के। तो यहाँ से हमें एस आई और पी का क्या मिल गया? रेशियो मिल गया। इसका मतलब एस आई अगर 4 है तो मूलधन कितना होगा? 9 हो जाएगा। एस आई अगर 4 है तो मूलधन कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ से एसआई का मान अगर 4 है तो 4 रख दो। एसआई का मान 4 बराबर पी का मान कितना है? 9, तो हम यहाँ पर 9 रख देंगे। अब गुणे देखो, आर और टी बराबर है तो हम आर को आर लिखते हैं और टी को भी आर लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ आर और टी बराबर है और हमें क्या ज्ञात करना है? दर। तो हमें यहाँ से समय को हटाना होगा, तो इस तरीके से बटे 100 कर देंगे। यहाँ देख रहे होंगे कि आर स्क्वायर बटा 100 किसके बराबर होगा? 4/9 को, 4/9 के। ऐसा मत कीजिए कि 9/4। देखो ये गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, इस तरफ आएगा तो भाग करेगा। तो यहाँ से r² बटे 100 किसके बराबर होगा? 4/9 के। आगे देखिए, अगर हम यहाँ से r का मान ज्ञात करना चाहें तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 4/9 गुणे 100, 4/9 गुणे 100। ठीक है, 4/9, 4/9 क्या लिख सकते हैं? 2/3। अंडर रूट निकालेंगे तो 2/3 और 10 का क्या, 100 का क्या हो जाएगा? 10, यानी कि 2/3 गुणे 10 यानी कि 20/3। क्या हो जाएगा? 6 सही, 6×3 = 18, 2 20/3%। 6 से 2/3% हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुछ करना था क्या? आसान सवाल था, एकदम बिल्कुल आसान सवाल था, कुछ नहीं करना था। कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। हमने क्या लिखा? साधारण ब्याज मूलधन का 4/9। यहाँ से हमने क्या निकाला? एसआई और पी का रेशियो। एसआई और पी का रेशियो यानी कि मूलधन और साधारण ब्याज का रेशियो। तो क्या आ गया? 4/9 आ गया। हमने फार्मूला यूज किया, एसआई बराबर क्या? पी आर टी बटा 100। एसआई की जगह पर कितना है? 4 है तो हमने यहाँ 4 रख दिया। पी के मान कितना है? 9 है तो यहाँ 9 रख दिया। आर और टी बराबर है, क्यों? आगे कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर तथा अवधि के वर्ष समान है, तो हमने बराबर कर दिया और बराबर करके यहाँ पर 2 आर लिख दिया। ठीक, हमने यहाँ से सॉल्व किया, तुम्हारा आर का मान कितना है? 6 से 2/3%। इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करना सीख जाए। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम बगल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मैं एक नियत दूरी तक पैदल चलता हूँ लेकिन वापसी में वाहन से यात्रा करती हूँ। मैं एक नियत दूरी तक पैदल चलता हूँ लेकिन वापसी में वाहन से यात्रा करता हूँ, तो मुझे कितने समय लगते हैं? तो कुल 37 मिनट लगते हैं। कितना? 37 मिनट लगते हैं। यदि मैं दोनों ओर पैदल से चलता हूँ तो मुझे 55 मिनट लगते हैं। दोनों ओर से वाहन से यात्रा करते समय मुझे कितना समय लगेगा? देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये सवाल है। बहुत आसान है, एकदम आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। क्या कह रहा है कि एक तरफ से पैदल चलूं और एक तरफ से वाहन से, एक तरफ मैं पैदल चलूं एक तरफ वाहन, तो हम पैदल को क्या लिख सकते हैं? पैदल को पी लिख देते हैं और वाहन से क्या, मतलब बाइक से चल रहा है, मोटर से, तो वीएम लिख देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? आप समझ जाइए, पैदल को हमने पी डिनोट कर दिया है और जो वाहन से चल रहा है मतलब मोटर से चल रहा है तो उसको हमने यम लिख दिया। ठीक, अगर वो पी और यम दोनों से चलता है तो समय कितना लगता है? 37 मिनट। 37 मिनट। आगे कह रहा है कि अगर दोनों ओर से पैदल चलता हूं, यानी कि दो पी, पी और पी दोनों ओर पे चलता हूं तो कितना समय लगता है? 55 मिनट। तो यहां से पी बराबर क्या? 55 का आधा कितना हो जाएगा? 27×54 यानी 27.5 हो जाएगा कि नहीं? बताओ, फिर समझिए। कह रहा है अगर मैं एक तरफ से पैदल चलूं और एक तरफ से वाहन से तो 37 मिनट लगता है। दोनों ओर से पैदल चलूं तो 55 मिनट लगता है। बताओ, पैदल चलने में अगर, मतलब पैदल चले, अगर वो केवल पैदल चले एक तरफ से तो कितना समय लगता है? 37.5 मिनट।
फिर कह रहा है अगर मैं दोनों ओर से वाहन से यात्रा करूं, ठीक है, एक तरफ से पैदल चलने में 27 मिनट लग रहा है, तो इस 27 को अगर इसमें से घटा दें तो कोई दिक्कत की बात होगी क्या? समीकरण एक से अगर हम घटा दें पी का मान रख के, समीकरण एक में पी का मान रख दें तो क्या आ जाएगा? यम बराबर क्या? 27 माइनस का 37 माइनस 27.5 क्या आ जाएगा? 9.5। दोनों ओर चलेगा तो गुणे 2 कर दो, 9 दूनी 18 1 19 मिनट, 19 मिनट लगेगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बताइए, आसान था कि नहीं? बिल्कुल आसान था, बस थोड़ा समझना आपको जरूरी था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न क्या आ रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 640, 710, 15 और 26 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 11, 7 और 9 शेषफल बचेंगे? 11, 7 और 9 शेषफल बचेंगे, ऐसा बता रहा है प्रश्न में। प्रश्न पढ़ लिया होगा आपने। क्या कह रहे हैं? बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी से आपको याद आ रहा होगा हमने क्या बताया था आपको? अगर कहे छोटी से छोटी तो आपको एलसीएम निकालना है, अगर कहे बड़ी से बड़ी तो आपको एचसीएफ निकालना है, अगर कहे बड़ी से बड़ी तो आपको क्या निकालना है? एचसीएफ, यानी कि महत्तम समापवर्तक मासा निकालना है। ठीक है, मासा निकालना है। और किसका मासा निकालना है? इन तीन संख्याओं का। इन तीन संख्याओं का मासा निकालना है? नहीं। क्यों? क्योंकि आगे कह रहा है कि वो संख्या चाहिए हमें जिससे ये अगर भाग करें तो इसमें 11 शेषफल बचे, इसमें 7 शेषफल बचे, इसमें 9 शेषफल बचे। तो एक काम करते हैं, इस 11 शेषफल बचाना है तो हम पहले इसमें घटा दीजिए, क्या आएगा? 629। 629 क्यों घटा रहे हैं बताते हैं आपको। 710 में 7 घटाएंगे कितना आएगा? 703। 703 15 26 में से 9 घटाओ, 1517। 1517 क्यों घटाया हमने? क्योंकि अगर अब इन संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, इन संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, जो संख्या आएगी उन संख्या में अगर इससे भाग देंगे तो ये संख्या तो पूरी की पूरी डिविजिबल हो जाएगी, पूरी की पूरी कट जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि 640 11 से तो बचेगा कि नहीं? बताओ। अगर इसमें हम 2 जोड़ देंगे इस संख्या में तो इसका जो एचसीएफ आएगा उससे भाग देंगे तो हमारा 2 शेषफल बचेगा। अगर इसमें 11 जोड़ेंगे तो 11 शेषफल बचेगा। उसी तरीके से ये संख्या है, इसमें पूरी-पूरी कट जाएगी, लेकिन अगर इसमें हम 7 जोड़ देंगे, तो 7 शेषफल बचेगा और इसमें अगर 9 जोड़ देंगे तो 9 शेषफल बचेगा। आया समझ में? तो इसीलिए इसको घटा करके क्या 640 में से 11 और 710 में से 7, 1526 में से 9 को घटा करके उसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने की 3 विधि महत्वपूर्ण है। मेन 3 विधि है। एक क्या? गुणनखंड विधि, एक है भाग विधि, एक है डिफरेंस वाला। डिफरेंस वाला में मतलब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, इन दोनों का अंतर निकाल फिर इन दोनों का अंतर। तो जो आएगा संख्या, जो संख्या आएगी उस संख्या का एक फैक्टर होगा जो इसका एचसीएफ होगा। और एक गुणनखंड विधि, एक क्या है? भाग विधि। तीनों में से आप किसी से भी निकालेंगे सबसे मासा सही आएगा, सेम आएगा, और जो आएगा वो एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मासा निकाल लीजिएगा इन तीनों संख्याओं का। कह रहा है किसी कंपनी के 5 वर्ष के दौरान भुगतान किए गए लाभांश का औसत 22% है। आखिर 4 वर्ष के लाभांश का औसत क्रमशः 12%, 30%, 22% और 17% था। पहले वर्ष का औसत लाभांश बताओ। ये किसका सवाल है? एवरेज का सवाल है। एवरेज मतलब क्या होता है? एवरेज का फार्मूला अगर आपको पता है, औसत बराबर सम ऑफ नंबर्स यानी पदों का योग, पदों का योग, सम ऑफ नंबर बटे पदों की संख्या, यानी कि नंबर, हिंदी में लिखें तो ज्यादा सही है। कह रहा है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, है ना? पदों का योग बटे पदों की संख्या मतलब औसत क्या होता है? एवरेज ए होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि जितने पद दिए गए हैं उन सबका योग कर लो। यानी अगर कोई 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, कोई 5 संख्या है, अगर इस 5 संख्याओं का योग करेंगे और उसके बाद जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज आएगा। एवरेज कितना आ रहा है 5 संख्याओं का? 22%। 22%, इसका मतलब एवरेज कितना है? 22%। और पदों की संख्या कितनी है? 5। तो अगर इसमें 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? पदों का योग। पदों का योग आ जाएगा कि नहीं? पदों का योग आ जाएगा। इसका मतलब इन पांचों का योग कितना है? 110। 110 क्या है? पांचों का योग है। आप समझ जाइए कि 110 क्या है? पांचों का योग है। आगे कह रहा है यदि 12, 30, 20 और 17 आखिरी के 4 हैं, एक है 12, एक है 30, एक है 20, एक है 17, ये आखिरी के 4 हैं, तो इन चारों का योग अगर जोड़ ले, इन चारों का योग कितना होगा? 30, 20, 50, 30, 70 में से एक घटा दिए 79। अब इसमें से इसको घटा देंगे कितना बचेगा? 31। ये तो उल्टा हो गया। कितना बचेगा? 31। ठीक। तो हमने घटाया क्यों? क्योंकि हमें पहला पद चाहिए। अगर इन पांचों का योग 110 है, ये चार का योग 79 है, तो घटाने पर कितना आएगा? पहली संख्या ही तो आएगी, यही पहली संख्या आएगी, पहली संख्या आएगी। तो 31 कौन है? पहली संख्या। हमारा 31 सही हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन बी। समझ में आ गया होगा? देखिए हर तरीका हमने यूज किया जो आपको समझ में आ सकता है, तो इस तरीके से चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 960 16 से 2.3% वार्षिक दर से 2 से 3.4 वर्षों में से कितने रुपए हो जाएंगे यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप होता है तो बताओ। अगर ब्याज का संयोजन वार्षिक होता है तो जो 960 रुपए ये कितना रुपया हो जाएगा, यानी मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन। तो आपने एक आपको टैक्टिस पति होगी, पता होगा आपको टैक्टिस कौन सा, कि जो परसेंटेज में दिया हुआ इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। यानी कि 16 से 2/3 को फ्रैक्शन में कितने चेंज करेंगे? 16 से 2/3, यानी कि 16 3 48 2 50/3। 50/3 अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आएगा? परसेंटेज को 1/6 आएगा। 1/6 आएगा। और इसका क्यूब कर दो, मतलब 2 साल का चाहिए तो 2 बार, 3 साल का चाहिए तो 3 बार। 2 साल का चाहिए तो स्क्वायर कर दो, 3 साल का चाहिए तो क्यूब कर दो। तो उस तरीके से एक निकालते थे। तो दूसरा तरीका अपने कर फार्मूले से डायरेक्ट निकालें, क्योंकि हमें क्या चाहिए? मिश्र धन चाहिए। और यहाँ कितना आ रहा है? 50/3। तो फार्मूला हम यूज कर पाएंगे, कौन सा फार्मूला? मिश्र धन, यानी कि ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r/100 पावर n, इस फार्मूले का। क्या इस फार्मूले का योग कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे, इस फार्मूले का उपयोग कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि p बराबर कितना है? 960। 960। r का मान कितना है? r/100 कितना है? 50/3 है। यानी कि 1 + r/100। तो 50/3 करेंगे कितना आएगा? 1/6। इसका स्क्वायर कर दीजिए। तीसरे वर्ष के लिए क्या करना है? 3/4। 3/4 निकालना है। किसका 3/4? इसका 1/6 का 3/4। अगर 3/4 करेंगे कितना आ जाएगा? 3/4। तो 3 दूनी 6, 1/8 आ जाएगा। 1/8 कोष्टक में 1 + 1/8। ऐसा अगर हम कर देंगे। अब ये किसका हो गया? ये तो पूरे का हो गया। नहीं, पूरे का नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसका निकाला है 3/4, तो ये क्या हो गया? 1 से 1/8। तो बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 6 के 6 1 7, 7/6। तो 960 गुणे 7 7 49 बटे 36 गुणे 8 1 8 9 बटे, बस ये सॉल्व करना है। अब 8 से भाग देंगे तो 8 के 8 दूनी 16, 12 बार गया। 12 3 36, 3 त्रिका 9। तो 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2, 9 चौक 36। अच्छा 960 है, हाँ यहाँ जीरो है। अभी जीरो बचा है, देखो 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2, 4 ते 12 और 2 14, यानी कि 1470 रुपए टोटल हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 1470। इस तरीके से सवाल को लगा सकते थे। आया समझ में? बिल्कुल फार्मूले का उपयोग करके हमने सवाल को लगाया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं समझ में, मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है आपको यहाँ थोड़ा सा दिक्कत पड़ रहा है कि ये 1 से 1/8 का आया है। देखो 2 वर्ष तो पूरा पूरा कह रहा है। समय जो कह रहा है, समय में कह रहा है 2 वर्ष का पूरा पूरा। और उसके बाद हमें पूरा 1 वर्ष नहीं, 1 वर्ष का 3/4 हिस्सा चाहिए। उसी तरीके से हमने दर को भी 3/4 कर दिया। दर कितना है? 50/3। 50/3 का फ्रैक्शन बोलो 1/6, तो 1/6 का 3/4 कर दिया। उसी तरीके से ये क्या हो गया? 3/4 का मान है। ये है 3/4, ये है 2 का। तो उस तरीके से a बराबर p + 1 + r/100 के पावर n, इसी फार्मूले का उपयोग करके हमने मिश्र धन ज्ञात कर लिया, क्योंकि हमें मिश्र धन ही ज्ञात करना था। ये सबसे आसान तरीका था। हालांकि जो फ्रैक्शन करके जो क्यूब करके लगाएंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आपके लिए। तो इसी तरीके से आपको लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? एक बर्तन में 5:1 के अनुपात में दूध और पानी का 30 लीटर मिश्रण है। उनमें से 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी अलग से मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? ये बताओ। 5:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है, कौन? 30 लीटर का। अगर 30 लीटर है 5:1 के अनुपात में, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, बताओ 30 लीटर में टोटल मिल्क कितना होगा? 30 लीटर में टोटल मिल्क कितना होगा? 30 लीटर में मिल्क निकालना है तो 30 बटे क्या करेंगे? 30 बटे मिल्क का जगह है 5, नहीं टोटल कितना है? टोटल है 6, और मिल्क का निकालना है मतलब 5 कर देंगे। तो 6 पंचे 30, 5 25, यानी मिल्क कितना हो गया? 25। ऐसे भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं कि 30 में अगर 30 को अगर 5/1 भाग में बांटे तो कैसे भाग पाएंगे? कैसे बाँट पाएँगे? 30 को अगर 5/1 के अनुपात में बाँटना है, तो कैसे बाँट पाएँगे? तो 30 पूरा का योग कितना है? 5 और 1 6, तो 30/6। अगर वाटर निकालना है, तो वाटर कितना है? 1 है, तो 30/6 गुणे की 6 5 30, यानी कि वाटर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। थोड़ा अगर कैलकुलेशन अगर आपका स्पीड है, कैलकुलेशन में स्पीड से कर पाते हैं, तो ये भी कर पाएँगे आप, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है उसमें से 8 लीटर मिश्रण निकालना है अब। अब 8 लीटर मिश्रण निकालना है, ना कि दूध या फिर वो पानी। तो अब बताओ हमें 8 को भी बाँटना पड़ेगा, किसमें? 5:1 के अनुपात में। 5:1 के अनुपात में हमें 8 को बाँटना पड़ेगा। 5 क्या है? मिल्क है। 5 क्या है? मिल्क है। और वाटर क्या है? 1। बताओ मिल्क कितना निकलेगा? तो 8 को बाँटना है 5:1 के अनुपात में, तो उसी तरीके से बाँटेंगे कैसे? 8 टोटल ये कितना? 6, क्या चाहिए? 5। 8 पंचे 40 बटे 6 करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा। देखो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी 5 20 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 20/3, यानी कि 3 सतह लगभग 7, यानी कि 6.66, ऐसे कुछ आएगा। 6 तिक 18, 6 तिक 18 करेंगे तो 6.66 आएगा। और अगर उसी तरीके से हमें वाटर चाहिए तो वाटर कितना आएगा?
अच्छा 8 है ना, तो 6 1 7 3 4 इस तरीके से ये हमारा वाटर निकल गया। आया समझ में कि हमने मिल्क और वाटर को कैसे बांटा? मिल्क और वाटर को कैसे बांटा वो समझ में आया कि नहीं? देखो मिल्क कह रहा है मिश्रण में से 8 लीटर निकालना है, मिश्रण में से 8 लीटर निकालना है, तो 8 को भी हमें 5:1 के अनुपात में बांटना पड़ेगा। तो उस तरीके से मिल्क कितना है 6.66, तो 6.66 को निकाल दो 25 में से, 6.66 कितना आएगा 19 6 25 यानी कि 18.34, 18.34 आ गया। और वाटर कितना है 5 है, तो इसमें से जब निकालेंगे तो कितना बचेगा बताओ? 5 में से 1.34 घटाओ, 1.34 घटाओ, कितना बचेगा? 3 और 2 5 इतना, तो 3.6 6 3.66 3.66 ये बचेगा और 18.34 ये बचेगा। अब जो हमारा उत्तर आएगा वो लंपसम में आएगा, क्यों? क्योंकि जो हमारा रेशियो निकालना है हमें, बाद में क्या कह रहा है कि उसमें 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है अलग से। तो दूध में कितना मिलाना है? 3 लीटर, 3 लीटर दूध मिलाना है 3.00 और 2 लीटर पानी मिलाना है। तो पानी को पानी मिला देते हैं और दूध को दूध में, दूध को दूध में, ठीक है, 3 और 2 मिला देते हैं, तो 18 और 3 कितना हो गया? 18 19 20 21, 21.34 और 3 और 2 5.66। अब हमें निकालना है कि ये और ये रेशियो इसमें से किस में सुटेबल है। जैसे देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर 9 है तो इसका आधा करना है, नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। 53 27 है यानी कि 27 9 54, 5 दूनी 10 ये भी नहीं होगा। 19 चौक 76 यानी कि लगभग 4 गुना है, तो 5 चौक 20 ये लगभग 4 गुना नहीं हो रहा है, क्योंकि 5.6 है, 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 21 तियां 63, देखो 21 तियां 63 यानी कि लगभग 64 आ गया, 0.34 है, तो 21 तियां 63 और 3 का 3 में 3 3 का 9 यानी कि लगभग 64 आ गया। और 5 तियां 15 और 6 तियां 18, 6 3 18, अगर सही से घटाए उठाए होते तो 5 तियां 15 और 2 17 यानी कि लगभग 17, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। घटाना थोड़ा देख लीजिएगा आप अपने तरीके से, बाकी तरीका यही है लगाने का, सबसे आसान तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कैसे लगाएंगे? अगला प्रश्न है कि 6 की पावर 37 गुणे 3 की पावर 32 गुणे 11 की पावर 12 गुणे 30 की पावर 26 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? 6 की पावर 37 है, 3 की पावर 32 है, 11 की पावर 12 है और 30 की पावर 26 है। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बतानी है, कैसे निकालेंगे? तो भाई पता ये करना चाहिए कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक, अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं, कैसे निकालेंगे? 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2, यानी कि 3 की पावर 37 गुणे 2 की पावर 37, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 6 की पावर 37 को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? 3 की पावर 37 गुणे 2 की पावर 37, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। गुणे 3 है तो 3 तो ठीक है। यही बस देखिए, इस प्रश्न में यही करना है कि इसको अभाज्य गुणनखंड में बांटना है, यानी कि 6 है तो 6 को अभाज्य कर देना है, मतलब 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 2 और 3 है, इस तरीके से। अब 11 है तो 11 तो अभाज्य गुणनखंड है, तो 11 गुणे 12, 11 की पावर 12, 30 को क्या लिख सकते हैं? तो 30 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, नहीं 6 पंचे 30 ना, तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 पंचे 30, तो 10 सबकी पावर 26 कर दो, सबकी पावर 26 कर दो। अब यहाँ से देख लो, यहाँ कितना है 2 की पावर 37, यहाँ 2 की पावर 26, और कहीं 2 नहीं है, 37 और 26 जोड़ लो, कितना आएगा 2 की पावर कितना, 7 6 13 यानी कि 63, 2 की पावर कितना आ गया 63, 2 की पावर 63 गुणे 3 को देखो कहाँ है, 3 की पावर 37 है, 32 है और 37 32 और 26 है, जोड़ लो, तो 7 2 9 6 15 की 5 हासिल एक और 3 3 9 95 हो गया, गुणे 2 हो गया 3 हो गया, अब क्या है 5 है, 2 हो गया 3 हो गया 5, 5 की पावर कितना है 26 है और 11 की पावर क्या है 12 है, बस। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए, तुम्हारा पता चले कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 63 95 26 और 12 जोड़ लीजिए, देखो 63 और 12 कितना हो जाएगा, 6 1 7 1 8, 6 1 7 यानी कि 75, 63 और 12 यानी 60 10 70 5 75, 75 में जब 95 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 165, 170 और 26 कितना हो जाएगा, 196, कहाँ का हमारा ऑप्शन है, 196 हो जाएगा जोड़ेंगे जब, 196 होगा ना, हाँ 196 हो जाएगा। बस ये आपको निकालना, इस तरीके से इस सवाल को लगाना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 1 हो तो x⁻18 प्लस x⁻12 प्लस x⁻6 प्लस 1 का मान कितना होगा? क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर किसका है 1 है। बताओ अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे? देखिए, हर सवालों को लगाने के कई तरीके होते हैं।
लेकिन जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप महारत हासिल किए हो, उस तरीके को आपको लगाना चाहिए। जो भी हो, जानना हर कोई तरीका ज़रूरी है। चलो अच्छा, इस सवाल को लगा रहे हैं तो कैसे लगाएँगे? कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1 है। हमें क्या चाहिए देखो, 1 है, 6 है, 12 है, 18 है। यानी कि कहीं न कहीं हमें एक्स की पावर 6 के बारे में चाहिए, एक्स की पावर 6 के बारे में, या फिर अगर 4 पता रहेगा तो 6 नहीं निकाल पाएँगे। जैसे अगर 2 पता है तो में निकल जा रहा है। यानी एक्स स्क्वायर का मान है तो हमें पता चल जाए। वो भी मुश्किल यहाँ से निकालना, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो फिर नहीं निकल पाएगा। या तो 3 पता हो, 3 पता होगा तो निकल जाएगा, और या तो 6 पता हो, यानी एक्स पावर 6 पता हो। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम कोशिश करेंगे एक्स पावर 6 के बार हम लेकर जाना चाहें। अगर दोनों तरफ हम 2 जोड़ दें, दोनों तरफ अपनी तरफ से 2 जोड़ दें, अगर दोनों तरफ हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? दोनों तरफ 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर। यक्स प्लस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये किसका फार्मूला है? एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का फार्मूला है। और इधर क्या आ जाएगा? 3। अब ये क्या हो गया? ये हो गया एक्स प्लस बटे एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3। तो इसका मतलब अगर हम चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि यक्स प्लस 1 बटे यक्स बराबर क्या? रूट में 3। रूट में 3 ऐसे हो गया। कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। अब अगर इसी से यहीं से हम इसका क्यूब कर दें, यहीं से क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा? यक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स का क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। ये किसके बराबर है? 3√3 के। क्यों? क्योंकि इसका क्यूब होगा, इसका भी, तो क्या हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब प्लस, अब 3 एक्स प्लस 1 बटे एक्स का मान कितना है? एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे रूट 3। तो यहाँ कितना आएगा? 3√3 इधर भी, और इधर क्या आ गया? 3√3। तो इसका मतलब इससे ये घट जाएगा। घट के क्या बचेगा? 0। घट जाएगा, ना कि कट जाएगा। ये क्या होगा? घट जाएगा। प्लस है तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा? 0। यानी कि यक्स के पावर 3 प्लस 1 बटे यक्स की पावर 3, इसका मान कितना आ गया? 0। यानी यहाँ से क्या? यक्स के पावर 6 का मान क्या? माइनस का 1। यक्स की पावर 6 का मान क्या? माइनस का 1। बस इसी को रख दीजिए। अब अगर हम यहाँ रखेंगे यक्स की पावर 6, यक्स की पावर 6 अगर रख रहे हैं तो बताओ 6 त्रिक 18, यानी माइनस में आएगा, माइनस का 1 प्लस। ये स्क्वायर है तो प्लस में आएगा 1 प्लस। ये क्या है? 6 है तो 6 का मान कितना है? माइनस का 1, तो माइनस का 1। और ये क्या है? प्लस है तो प्लस 1। अब देखो, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, याद रखिए कि ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस, ये प्लस घट के क्या आ जाएगा? 0। हमारा ऑप्शन सी। आया समझ में? इस तरीके से सवाल को लगा सकते थे, आसान था। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न क्या है? tan थीटा बराबर 1 बटे रूट 5 हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? या तो इसमें आप क्या करें कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ से आप कर्ण का मान ज्ञात करें, और लंब आधार और कर्ण के मान को यहाँ पर रख करके cos थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा। और sec थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा और sec थीटा। तो इनका लंब, कर्ण और आधार के संबंध में क्या संबंध है, तो इन तीनों पर रख करके इस सवाल को लगा पाएंगे। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखिएगा, कह रहा है tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे cos थीटा। साइन थीटा बटे cos थीटा। वास्तव में ये सवाल बना है इसीलिए है कि हम इसको इस तरीके से लगाएं, ना कि लंब, कर्ण और आधार के संबंध में जाए। हम इसको इस तरीके से लगाएं, इसलिए ये सवाल बना है। तो इसका मान कितना दिया है? 1/5। अब बताओ, क्या हम यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर है? 1 के, और cos थीटा √5 के। बस, मिल गया। अब साइन थीटा का उल्टा क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का मान क्या? 1/1, यानी कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1। यहाँ क्या है? माइनस, तो माइनस कर दो। सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर का मान क्या? 1/cos, कॉस का मान है 5 √5। तो सेक का मान क्या हो जाएगा? 1/√5। तो 1/√5 का स्क्वायर 1/5 बटे 1 प्लस 1/5, यही तो लिखा है। ये लिखा था ना? तो बस इसको इस तरीके से कर दिया। 5 के दिन 5 में से गए क्या? 4, 4/6, यानी कि 2/3। 2/3 हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आसान था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस आपको थोड़ा समझना है। चलिए फिर से समझा देते हैं। जो साइन थीटा है वो क्या है? 1। अगर साइन थीटा का मान 1 है तो कोसेक थीटा का मान बताओ। कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान क्या होगा? 1/1, यानी कि 1 हो जाएगा। उस तरीके से अगर cos थीटा बराबर √5 है तो सेक का मान बताओ। सेक का मान हो जाएगा 1/√5, होगा कि नहीं? बस अब कोसेक का मान यहाँ रख दो, सेक का मान यहाँ रख दो। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट ही आएगा। बस इसी को जोड़ दिया हमने। देखो 5 के दिन 5 में से गया क्या? 4/5। 4/5 हो गया ना? और 5 के दिन 5 और 1 6, 6/5। अब इससे ये कट गया तो क्या क्या? 4/6 बचा, 2/3 हमने उत्तर ला गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या है?
10वां प्रश्न है, यदि x प्लस वाई बराबर रूट 3, x माइनस वाई बराबर रूट 2 हो तो 8x वाई कोष्टक में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, यह बताना है। वास्तव में क्या पता करना है कि अगर x प्लस वाई का मान दिया हो, x माइनस वाई का मान दिया हो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करो और x इंटू वाई का मान ज्ञात करो, बस लगा लेंगे। चलिए बताते हैं आपको कैसे लगाएंगे। x प्लस वाई स्क्वायर, वाई का मान दिया है क्या, रूट 3, इसको मिटाओ और डायरेक्ट लिखो एकदम शॉर्ट। क्या x प्लस वाई का मान क्या है, रूट 3, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर क्या हो जाएगा, हमने इसी का स्क्वायर कर दिया, इसी का स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 3 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, ठीक। इसी तरीके से अगर हम इसका स्क्वायर करें और यहाँ लिख दें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, ये क्या होगा, 2। बस अब यहाँ से आपको निकालना है। अगर इन दोनों समीकरण को जोड़ोगे, अगर इन दोनों समीकरण को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, इनको जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दो कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बचेगा। बचेगा कि नहीं बताओ। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, ये दोनों मतलब घट के जीरो हो जाएगा, या क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन कर लिया, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका मान क्या है, 3 2 5, यानी कि 5 बचेगा, 3 और 2 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या आ गया, 5/2। इसी तरीके से अगर इसको हम घटा देंगे, यानी कि इसको इसको घटा दें और इसको प्लस कर दें, तो ये घट के जीरो हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, 4xy 4xy 4xy, और जब घटा रहे हैं तो यहाँ भी घट जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, क्या बचेगा, 1। 3 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो x इंटू वाई बराबर क्या, 1/4, 1/4। बस हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पता चल गया, एक्स इंटू वाई का मान पता चल गया, यहाँ पुट कर देते हैं, तो 8 गुणे एक्स इंटू वाई का मान कितना है, 1/4, तो 1/4 कर दो। इसका मान क्या है, इसका मान है 5/2, तो गुणे 5/2, बस सॉल्व करो, 4 दूनी 8 से 8 कट गया, क्या आएगा, 5। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आया समझ में। इस तरीके से जो आज का 10 प्रश्न था, जो अच्छे 10 प्रश्न थे वो हम कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट कैसा लगा बताइएगा। थोड़ा सा आज पढ़ाने में मन नहीं लगा क्योंकि भूख लगी थी बहुत ज्यादा। चलते मिलते हैं आपसे अगले प्रश्न में, अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।